ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे सर्वनाश को लेकर। रूस और यूक्रेन के बीच 3.5 साल से ज्यादा समय से संघर्ष चल रहा है और अभी भी इसके थमने के फिलहाल कोई भी आसार नहीं है। पिछले कई दिनों से इस संघर्ष को खत्म करने के सभी प्रयास विफल हुए। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वो अपने एक बड़े चुनावी वादे को पूरा नहीं कर सके हैं। ट्रंप ने माना कि वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने में नाकाम रहे हैं, जिसे उन्होंने अपने कार्यकाल का सबसे कठिन संघर्ष बताया। तो वहीं रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। एक तरफ जहां रूस का प्रचंड प्रहार यूक्रेन पर जारी है, तो वहीं यूक्रेन भी रूस पर जोरदार पलटवार कर रहा है और लगातार ये हमले दोनों तरफ से देखने को मिल रहे हैं। हमले कम होते नजर नहीं आ रहे। इस बीच एक बड़ी खबर, उसका रुख करेंगे। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप का नया बयान सामने आया। जंग रोकने के लिए पुतिन से बातचीत जल्द। ट्रंप ने माना कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में असफल रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध को रोजाना सबसे बड़ी चुनौती माना है और ट्रंप ने रूस और यूक्रेन युद्ध को मुश्किल विवाद बताया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में असफल रहे हैं ट्रंप और इस बात को उन्होंने माना है और एक मुश्किल विवाद उसे बताया उन्होंने। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप का नया बयान ये सामने आया है। ये बड़ी खबर है जहां जंग रोकने के लिए पुतिन से बातचीत जल्द करने की बात ट्रंप के द्वारा कही गई है। ये बड़ी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया युद्ध को लेकर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने माना कि उन्होंने अपना एक बड़ा चुनावी मुद्दा पूरा नहीं किया। उस चुनावी मुद्दे को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो रूस और यूक्रेन की जंग जो है उसे रुकवा देंगे। ये जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है और ट्रंप ने जिस तरीके से कई चुनावी कैंपेन में भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर मैं अमेरिकी राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग को रुकवा दूंगा, खत्म करवा दूंगा। लेकिन जंग अभी भी रुकी नहीं है और ट्रंप ने भी इस बात को माना है कि ये सबसे मुश्किल काम है और उनका एक चुनावी वादा जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। रूस और यूक्रेन जंग पर ट्रंप का यह बयान सामने आया। जंग रोकने के लिए पुतिन से बातचीत जल्द होगी। ट्रंप ने माना रूस यूक्रेन युद्ध रोकने में असफल रहे। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकना सबसे बड़ी चुनौती माना है। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन युद्ध को मुश्किल विवाद बताया। लोगों की जान बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के चुनावी वादे में सफल नहीं हो सके। पुतिन से अच्छे संबंधों के बावजूद युद्ध नहीं रुका। तो इस बीच ये जानकारी जिस तरीके से सामने आई है, ट्रंप का ये बड़ा बयान है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये बयान इस वक्त देखने को मिल रहा है जिस तरीके से ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। और इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। शरदेंदु जी, मैं आपका रुख करूंगा सबसे पहले। अगर बात यहाँ पर इस पूरे युद्ध को लेकर की जाए, शरदेंदु जी, अब ट्रंप भी मानते नजर आ रहे हैं कि वो युद्ध रुकवाने में नाकामयाब नजर आए हैं। तो क्या ये माना जाए शरदेंदु जी कि ये युद्ध अभी और लंबा चलने वाला है? क्योंकि जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने भी काफी ज्यादा जोर दिया युद्ध रुकवाने को लेकर। उन्होंने दबाव बनाने की भी कोशिश जो है वो की है रूस के ऊपर, लेकिन ये दबाव कहीं से कहीं तक बनता नजर नहीं आया। देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का है सवाल है, उन्होंने युद्ध रुकवाने की भरसक कोशिश की है। जी। पहले वो देखिए पुतिन से अलास्का में मिले, फिर वाशिंगटन डीसी में जेलेंस्की से मिले और साथ में तमाम यूरोपियन नेशन के हेड ऑफ स्टेट भी वहां मिले। कहाँ गलती हुई ये समझना पड़ेगा। देखिए, जब उन्होंने पुतिन से बात की तो मेरा मानना है कि उसमें जेलेंस्की को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। जब वाशिंगटन डीसी में बात हुई तो उनको पुतिन को इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि उनकी सोच थी पहले 1-to-1 बात की जाए, एक कंडीशन बनाई जाए, फिर तीनों पक्षों को जिसमें कि अमेरिका, रशिया और यूक्रेन तीनों शामिल हो। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा खलल पड़ा वो यूरोप के तमाम देश के हेड जो वहां पहुंच गए, उन्होंने तमाम तरीके से जेलेंस्की को इतना पंप किया कि वो युद्ध रोकने के लिए ना एग्री करें, क्योंकि आज की डेट में यूक्रेन ने बहुत बड़ा टेरिटरी लूज किया है। रशिया में करीब तकरीबन 20% का क्षेत्रफल का इलाका रशिया ने कैप्चर कर रखा। तो कहीं ना कहीं जो यूरोप के नेशन थे वो नहीं चाहते थे युद्ध बंदी को। उन्होंने यूक्रेन को मोहरा बना रखा है क्योंकि यूक्रेन एक बफर का काम करता है। ये रशिया के प्रभुत्व को रोकता है फर्दर यूरोप के नेशन में फैलने से। तो लिहाजा उनका मकसद ये था कि यूक्रेन को मदद पहुंचाया जाए और युद्ध में बना रह जाए, जिससे कि रशिया को एक सबक सिखाया जा सके। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप की गलती हुई।
मेरा मानना है कि उनको यूरोपियन के इन नेशंस की बात नहीं सुननी चाहिए, और जो जिस लाइन पे वो काम कर रहे थे कुछ हद तक देखिए पुतिन उनकी बात को मानने को तैयार हो गए थे। उन्होंने अपने आप को डॉनबास के इलाके तक ही रिस्ट्रिक्ट किया था, बाकी ज़पोरिज़िया और ख़ेर्सन का इलाका जो है वो छोड़ने के लिए हो सकता है पुतिन तैयार हो जाते। लेकिन जब यूरोप के नेशन इसमें कूद पड़े तो पुतिन ने अपना स्टैंड बहुत स्ट्रांग कर रखा। एक एमिकेबल बात बनते-बनते बिगड़ गई, ऐसा मेरा मानना है, और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को अभी अपना होप नहीं छोड़ना पड़ेगा चाहिए, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी शक्ति है। पूरे यूरोप के देश, नाटो कंट्री और यूक्रेन में जो युद्ध में बना हुआ वो अमेरिका की वजह से ही बना हुआ। आज की डेट में अगर अमेरिका पूरी तरीके से आर्थिक मदद करना बंद कर दे, मिलिट्री हथियार देना बंद कर दे, तो यूक्रेन के पास इतना वेयर-विदॉल नहीं रहेगा कि वो युद्ध में बना रहे। और यूरोपियन नेशन जो उनकी मदद कर रहे हैं, जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली शामिल है, वो इस तादाद में युद्ध के सामान नहीं दे सकते हैं यूक्रेन को। लिहाजा आज की डेट में एक जनरल सहमति तो देखिए अभिषेक जी बन रही है कि जी। शांति होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान चाहे तो ये सीज फायर करा सकता है, दोनों पक्षों को मना सकता है। आपने ये अटेम्प्ट पहले क्यों नहीं लिया? आपने क्यों टैरिफ लगाया? क्यों नहीं आपने हिंदुस्तान को, प्रधानमंत्री मोदी को ऑन बोर्ड लेके एक ज्वाइंट एफर्ट करने की कोशिश की? आप हर चीज का क्रेडिट खुद लेने के चक्कर में पड़ गए। आप नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार के चक्कर में पड़ गए। आपने ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का गलत क्रेडिट लेने की कोशिश की। इस तरीके की जो आपकी लाइन ऑफ डायरेक्शन था, सोच थी, वो कहीं गलत हो गई, और इसका देखिए उनको रियलाइजेशन हुआ है। उनको जी। लगता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलाय अमेरिका का था, जो कि उन्होंने खो दिया है, और अब वो अपने स्टैंड को सॉफ्टन भी कर रहे हैं। और बड़े अच्छे बयान आज पिछले 24 घंटे में आए हैं, जिसको हिंदुस्तान ने भी रेसिप्रोकेट किया। नॉट स्टैंडिंग दैट, अभी भी समय नहीं निकला है। 3.5 साल से जो युद्ध चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अगर सिंसियर एफर्ट करेंगे और यूरोप के तमाम नेशन को इस बात के लिए एग्री करेंगे कि देखिए बहुत नुकसान हुआ, और पुतिन इस चीज को लेके नहीं मानेंगे कि वो जीती हुई टेरिटरी को वापस करें। मुद्दा अटकता है देखिए यूक्रेन की सिक्योरिटी को लेके। कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा? अमेरिका इस सिक्योरिटी की गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं। हालांकि नाटो का क्लॉज 5 बोलता है कि उसकी सिक्योरिटी नाटो कंट्री ले सकते हैं बगैर उसके नाटो के मेंबर बने हुए, लेकिन अमेरिका इसमें अपनी भूमिका कम निभाना चाहता है। वो जी। चाहता है कि यूरोप के नेशन अपनी सिक्योरिटी खुद देखें, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और तमाम ऐसे नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें पोलैंड में जो फ्रांस का प्रपोजल है, वो कहते हैं कि 26 एलाइज देश हैं जो यूक्रेन की मदद करते हैं, तो उनको अपनी फोर्स तैयार करना चाहिए, और ये जो फोर्स होगी आफ्टर सीज फायर रीअश्योरेंस फोर्स होगी, जो कि यूक्रेन में डिप्लॉय होता हुआ नजर आता है। और रशिया का जो इंटरेस्ट है डॉनबास इलाका और जो क्रीमिया का इलाका है, उसको अपने में मिला के रखना, और जो यूक्रेन में जब तक जेलेंस्की है तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। वो चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, इलेक्शन हो। अगर पीस से बात नहीं बनती तो पुतिन ने बोला है कि वो मिलिट्री ऑप्शन को तो इसमें एक अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। पुतिन और जी। डोनाल्ड ट्रंप के संबंध अच्छे, बातचीत हुई है, आइस ब्रेकिंग हुआ है, जो कि बाइडेन सरकार में नहीं हुआ, तो इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मेरा मानना है कि सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है। अगले 3 से 4 महीने में आप जरूर देखेंगे कि रास्ता निकला है। तैयारी तो इस लेवल की है कि यूक्रेन नहीं है। ये एक तरीके से रशिया को प्रेशराइज करने का तरीका, और कहीं ना जी। कहीं रशिया से वो डरते बहुत हैं, बहुत खौफ खाते हैं कि रशिया का प्रभुत्व यूरोप में फैल जाएगा, जबकि मेरा मानना है कि ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, और इसको वो बड़े फ्रंट फुट पे प्ले कर रहे हैं, और उसके लिए मोहरा जेलेंस्की को बना रखा है। तो मेरा मानना है कि अब समय आ गया सीज फायर का। रशिया भी देखिए 3.5 साल से युद्ध लड़ रहा है। जी। अगर उसको अपना इकोनॉमिक पावर बनना है, तमाम तरीके मित हुए हैं, उनको बिल्कुल। फिर से अपने तमाम सेक्रेटरी से बात करनी चाहिए, हेड ऑफ स्टेट से बात करनी चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बात करें जो कि दोनों पक्षों को सामान्य रूप से मान्य हो। सिर्फ एक जी। तरफ की अगर बात करेंगे कि स्टैंड सॉफ्टन करने की जरूरत है, और जब जी। आप कहीं पीस के लिए जाते हैं, परमानेंट चीज की जो पुतिन बात करते हैं, उसमें एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि जो नाटो की सदस्यता यूक्रेन नहीं लेगा, यूक्रेन की सिक्योरिटी हमारे समझ से बेस्ट यूक्रेन खुद की बातें अगर होती है, तो एक सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है। जी। यस अभिषेक जी। बिल्कुल शरदेंदु जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि त्रिपक्षीय वार्ता की जरूरत है यहाँ पर ताकि चीजें सुलझती नजर आए। मैं आपसे इस बीच रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप बने रहे मेरे साथ। एक और बड़ी अपडेट है, उसका रुख कर लेते हैं, दर्शकों को जानकारी दे दें। रूस और बयान सामने आया जहां लातविया एस्टोनिया को खत्म करने की धमकी दी गई है।
ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस और नाटो के बीच जो है तल्खियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और शारदेंदु जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको और दे दें हम कि किस तरीके से नाटो देशों को पुतिन के करीबी जो है धमकी देखने को मिली है। नाटो देशों को पुतिन ने धमकी दी है। पुतिन के करीबी सोलोयोव का बयान सामने आया। रूस की नाटो को न्यूक्लियर धमकी सामने आई है। सुपर वेपन पोसाइडन से हमला करेंगे, कहा कि न्यूक्लियर टॉर्पीडो को डुबो देंगे। और नाटो के बीच टेंशन बढ़ गई है। रूस और नाटो के बीच एटमी टेंशन इस वक्त और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। तो ये अपडेट है जिस बीच निकलकर सामने आई है। तो रूस और नाटो के बीच टेंशन जो है वो और भी ज्यादा बढ़ रही है। और शरदेंदु जी लगातार हमारे साथ बने हैं, उनका रुख करेंगे। शरदेंदु जी, जिस तरीके से रूस और नाटो के बीच टेंशन इस वक्त बढ़ती नजर आ रही है, इस टेंशन को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये टेंशन एक नए विवाद को जन्म देगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही बताया कि जो नाटो का जो स्टैंड है, जिस तरीके से वो यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटर बना हुआ है जी। और जिस तरीके से वो चीजों को और बढ़ा रहा है, दिखाता है कि रशिया को इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। लिहाजा रशिया आज की डेट में न्यूक्लियर डिटरेंस का जो कार्ड है वो प्ले कर रहा है। देखिए, नाटो देश तभी कंट्रोल में आएंगे जब रशिया अपने न्यूक्लियर पावर को दिखाएगा और बताएगा कि जो लाटविया और लिथुआनिया और तमाम ऐसे छोटे देश हैं जो आज की डेट में नाटो का सदस्य हैं, अगर इस तरीके का मिसएडवेंचर हुआ जिसमें नाटो के कंट्री के जो सैनिक है यूक्रेन से ऑपरेट करते हैं या यूक्रेन की मदद करते हैं या डायरेक्ट रशिया के ऊपर हमला करते हैं, तो न्यूक्लियर ऑप्शन ही उसके पास एकमात्र आंसर बचता है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि देखिए, रशिया पूरे नाटो कंट्रीज का, जो यूरोप के तमाम देश हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री को, अमेरिका और कनाडा को छोड़ दें, तो बाकी सारे के सारे जो नाटो के मेंबर हैं वो यूरोप के हैं। अगर वो साथ एकजुट आते हैं और रशिया के बरखिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो रशिया इसको कैसे चेक करेगा? चेक करने का तरीका, उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा उसके पास है। इसी का वो बार बार डर दिखाता है, चाहे वो न्यूक्लियर पनडुब्बी हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे रॉकेट हो, तमाम तरीके की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी रशिया के पास है न्यूक्लियर पावर की, उससे देखिए नाटो कंट्रीज और जो यूरोप के नेशन है वो खौफ खाते हैं। लिहाजा ये युद्ध इसी वजह से रुका हुआ है। कल की डेट में अगर रशिया के पास ये ऑप्शन नहीं होता, तो ये सारे के सारे एलाइड नाटो के फोर्सेस रशिया के ऊपर कब का हमला कर चुके होते और यूक्रेन उनके साथ मिलके रशिया की में तमाम इलाके को उसने कैप्चर कर लिया होता। आज की डेट में रशिया जो युद्ध में बना हुआ है, एक तो न्यूक्लियर डिटरेंस की वजह से, और दूसरा जो डायरेक्ट कमिटमेंट है नाटो कंट्री का, वो यूक्रेन के प्रति है नहीं आज की डेट में। सिर्फ बयानबाजी और सिर्फ आर्थिक मदद और आपको मिलिट्री हार्डवेयर दिया जा रहा है। कोई आपके पास लड़ने के लिए नहीं आ रहा। लड़ने के लिए देखिए सिर्फ यूक्रेन है, जो कंट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। वहां का यूथ देखिए फ्रंट पे लड़ लड़ के थक गया। उनके पास सोल्जर नहीं है, उनके पास हथियार नहीं है। जब हथियार की खेप आती है तो यूक्रेन उसका इस्तेमाल रशिया के अगेंस्ट कर देता है, लेकिन बाकी समय में वो हाई एंड ड्राई है। तो जहां तक नाटो का सवाल है, नाटो के जो यूरोपियन नेशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए रशिया की इस तरीके की धमकी बार बार आती रहती है। कुछ समय पहले देखिए उसने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की एक्सरसाइज की थी। तमाम तरीके के जो उसके जो पनडुब्बी हैं, जो उसके जंगी बेड़े हैं, उसकी वो एक्सरसाइज करता रहता है। तमाम तरीके के उसके जो डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है वो एक्सरसाइज करते रहते हैं, और साथ में एक दबदबा बनाए रखा जाता है। जो रशिया है आज की डेट में, उसने कंप्लीट अपने मिलिट्री हार्डवेयर का इस्तेमाल यूक्रेन के अगेंस्ट नहीं किया है। उसके बहुत सारे रिसोर्सेज उसने बचा के रखे। उसके जो मिलिट्री कमांड, उसकी एक कमांड आज की डेट में इन्वॉल्व है यूक्रेन से युद्ध में, और 2 मिलिट्री कमांड। बाकी उसने रिजर्व रखा वो किसी भी इवेंचुअलिटी को, जिसमें कि नाटो से युद्ध शामिल है, जिसमें कि यूरोप के तमाम नेशन युद्ध में शामिल हो सकते हैं, उसके लिए बचाया हुआ। और साथ में उसने देखिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी तैयार किया, जिसके तहत उसने देखिए चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और तमाम ऐसे देश एससीओ में आने का मकसद क्या था। एक उन्होंने लीडरशिप दी है, 20 हेड ऑफ स्टेट उनके साथ खड़े हुए थे, 10 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के हेड उनके साथ आए हुए थे, और साथ में उन्होंने जब विक्ट्री परेड में चाइना के साथ किया, तो दिखाता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एलाई, एक ऑल्टरनेटिव फ्रंट नाटो को पेश कर रहा है, जिसके तहत ब्रिक्स है, एससीओ है, तमाम ऐसे फेंस हिटर कंट्रीज हैं जो रूस की मदद के लिए आ सकते हैं। तो एक प्रोजेक्शन ऑफ पावर भी इन सब के माध्यम से पुतिन ने दिखाया है। ये दिखाता है कि आज की डेट में यूरोप को इसके लिए सेंसिटिव होना पड़ेगा। मेरा ये नहीं समझ में आता है कि इंग्लैंड या फ्रांस या जर्मनी
क्यों युद्ध में और क्यों यूक्रेन के साथ इतने स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। मेरा मानना है कि इनको भी प्रेशर बना के सीज फायर के लिए आना चाहिए। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं, पुतिन कोशिश कर रहे हैं, जेलेंस्की भी तैयार हो जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन ये यूरोप के 3-4 कंट्री हैं जो हमेशा भड़काते हैं। उनको रशिया से थ्रेट किस बात का, ये एक काल्पनिक थ्रेट है, मेरा ऐसा मानना है। देखिए जी यूएसएसआर के तमाम, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, वार्शा पैक्ट कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गया, जी तो नाटो की अब एक्चुअली अस्तित्व क्या बचता है? जब आपका कोई ब्लॉक आपको काउंटर करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपका ये जो मिलिट्री अलायंस है किसके खिलाफ है? आपको जी ये सोचना पड़ेगा। जब सारा यूरोप नेशन एक है, नॉर्थ अमेरिका एक है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को थ्रेटन सिर्फ रशिया से मानते हैं। तो आपका जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है वो रशिया के खिलाफ है, क्योंकि ये जो फोर्स है ना तो एशिया में ऑपरेट कर सकती है, ना ही मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर सकती है। तो इसका पूरा वर्चस्व, इसकी जो संरचना है वो रशिया के अगेंस्ट है। लिहाजा रशिया टाइम टू टाइम उनको किसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन द्वारा थ्रेटन करता है, जी न्यूक्लियर वेपन द्वारा उनको चेक में रखता है। और आज की डेट में अगर नाटो को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आने जा रही है। ऐसा नहीं होगा कि रशिया इतने बड़े, देखिए, क्षेत्रफल का मालिक है, वो यूक्रेन या किसी दूसरे देश की जो सीमाएं हैं उसका अतिक्रमण क्यों करेगा? डॉनबास का इलाका ऐसा है जो कि रशियन स्पीकिंग एरिया, वहां का यूथ, वहां के लोग, वहां की जो एथनिसिटी है वो रशिया से जी मेल खाती है। क्रीमिया जो बिल्कुल उसने, जब बिल्कुल यूएसएसआर था तो शरदेंदु जी, जिस क्रीमिया तरीके का से आप जिक्र कर रहे हैं, अब एडमिनिस्ट्रेशन देखने उसने वाली बात यूक्रेन यहाँ को पर दिया ये था। होगी जब कि आगे चलकर ये युद्ध क्या नया मोड़ लेता है, किस तरीके से बातचीत होती है और क्या आगे चलकर कोई त्रिपक्षीय बातचीत हो पाती है या नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए, बातचीत के लिए। बलूचिस्तान में मुनीर ने उतारे टैंक, बेगुनाहों का